डेट आज 23 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। 2023 की रिसेंटली ये जारी की गई है। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 या एसए के टॉपिक में कोई महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक आता है तो उसमें आप ये रैंकिंग यूज कर सकते हो। इंडिया की 146 कंट्रीज़ में 127वीं रैंक आई है। पिछले साल 135 थी, यानी कि 8 प्लेसेस इंडिया की जो रैंकिंग है इम्प्रूव कर गई है। हर साल ये जारी की जाती है। कौन जारी करता है इस इंडेक्स को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि ये लाभ के लिए काम नहीं करती, इसलिए गैर लाभकारी संस्था भी है। 2006 से हर साल जारी कर रही है इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 146 कंट्रीज़ की जो रैंकिंग दी जाती है किसके आधार पर दी जाती है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि आर्थिक भागीदारी महिलाओं की कितनी है पुरुषों के मुकाबले, कितने उनको अपॉर्चुनिटी हैं। एजुकेशनल अटेनमेंट, अगर एक स्कूल में लड़के पढ़ रहे हैं 100, उनके मुकाबले कितनी लड़कियां वहाँ पे पढ़ रही हैं, ये देखा जाता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ फैसिलिटी कितनी है महिलाओं के लिए पुरुषों के मुकाबले। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अगर पार्लियामेंट में 100 पुरुष हैं तो उनके मुकाबले कितनी महिलाएं हैं, ये सब कुछ देखा जाता है इसमें। तो ये 4 मेजर एरियाज है जिनके आधार पे ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकाली जाती है। मेजर हाईलाइट देख लेते हैं इसकी। इंडिया ने देखो एजुकेशन के लेवल पे पैरिटी हासिल की है, मतलब जितने लड़के स्कूल में जा रहे हैं लगभग उतनी लड़कियां ही स्कूल में जा रही हैं। और ओवरऑल जेंडर गैप में देखें तो 64.3% स्कोर हासिल किया है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 36.7% स्कोर हासिल किया है इंडिया ने। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में उससे भी कम है, 25.3% पैरिटी है। हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें केवल 15.1% महिलाएं हैं जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में। इंडेक्स में देखो, अगर हम इंडिया के नेबर कंट्रीज़ की रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 142 है। इंडिया के नेबर कंट्रीज़ है ना जो पड़ोसी देश, उनमें सिर्फ पाकिस्तान ही इंडिया से पीछे है, बाकी सबकी रैंकिंग अच्छी है इंडिया से। तो पाकिस्तान की 142, बांग्लादेश है 59 पे, यानी कि वहाँ पे जेंडर पैरिटी इंडिया से ज़्यादा है, महिलाओं को यानी कि ज़्यादा अधिकार हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैरिटी है। चाइना 107 में, नेपाल 116, श्रीलंका 115, भूटान 103। इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है? लगातार 14वीं बार आइसलैंड रहा है। आइसलैंड कहाँ पे है ये आप मैप पे देख सकते हो, वर्ल्ड मैप, यहाँ पे आइसलैंड ये नंबर 1 पे रहा है। सदर्न एशियन रीजन ने ओवरऑल 63.4% जेंडर पैरिटी हासिल की है। सदर्न एशियन रीजन कौन सा है? ये वाला जो एशिया का ये वाला पार्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, ये 8 कंट्री आती हैं साउथ एशिया रीजन में। नेक्स्ट टॉपिक है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए। देखो ये योजना है अर्बन एरियाज़ में, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में, गरीबी को ख़त्म करने के लिए और लोगों को रोज़गार देने के लिए चलाई गई थी, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ अर्निंग कर सकें। इसी के साथ यूएनडीपी ने अभी कोलैबोरेट कर लिया है। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने कोलैबोरेट कर लिया है, पार्टनरशिप कर ली है इस प्रोग्राम के साथ। किस लिए? लक्ष्य क्या है? इसमें महिलाओं को एम्पावर करना है ताकि वो अपने वेल इन्फॉर्म्ड कैरियर चॉइस चूज कर सकें। किस क्षेत्र में? एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि महिलाएं भी फैक्ट्रियां खोल सकें, स्टार्टअप चला सकें, कंपनियां चला सकें। इसके लिए महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा। इसमें महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा। केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग और भी कई सारी ऐसी इंटरप्राइजेज हैं, यानी कि जिन क्षेत्र में वो कंपनियां खोल सकती हैं, कुछ प्लांट लगा सकती हैं। फोकस एरिया इसमें रहेगा कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जाए हमारे इंडिया में महिलाओं के थ्रू। टाइम पीरियड कितना है? 2025 तक है इसका टाइम पीरियड। यूएनडीपी इसमें देखो नेशनल लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उन्हें स्किल प्रोवाइड करेगा, दक्षता।
पहले ट्रेनिंग देगा कि महिलाएं कैसे चला सकती हैं फैक्ट्री, कैसे खोल सकती हैं, फिर उन पे पैसा देके या फंडिंग करके उनकी सहायता की जाएगी फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ सेटअप करने के लिए। ये स्पोर्ट का फोकस रहेगा नॉलेज जनरेशन पे, मैनेजमेंट में, और बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई जाएंगी जिनके थ्रू अर्बन पॉवर्टी, जो शहरी क्षेत्र में गरीबी है, उसको कम किया जा सके। यूएनडीपी जो ये देखो एक बिज सखी नाम से सिलेक्टेड इंडिविजुअल होंगे जो मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उनको जो महिलाएं बिजनेस खोलना चाहती हैं उनके लिए बिज सखी नाम से कुछ पर्सन होंगे, चाहे औरत या आदमी, जो उन्हें बिजनेस करना सिखाएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए यूएनडीपी सहायता करेगी। जो ये मेंटर्स हैं, ये देखो वैल्यूएबल बिजनेस नॉलेज होगी इनके पास, और ये नई या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज है उनको सपोर्ट करेंगे, ऑलरेडी या तो कंपनी खुली ही है या कोई नई कंपनी खोलना चाहता है, तो उनके लिए एक तरह से गाइडेंस देंगे, मेंटरशिप देंगे। अब जान लेते हैं ये DNULM यानी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो स्कीम है, इसके साथ यूएनडीपी ने अभी कोलैबोरेट किया है। तो ये योजना प्रोग्राम कब लॉन्च किया था और क्यों लॉन्च किया था, ये जान लेते हैं। क्या मकसद है इसका, कौन सी मंत्रालय के अंदर आता है। ये देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इस मंत्रालय का ये मिशन है, प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य क्या है, अर्बन पुअर जो हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना। अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे, उन्हें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, जीवन यापन करने के लिए वो अर्निंग कर सकें, उसके लिए क्या प्रोवाइड करेंगे, स्किल देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, दक्षता देंगे। फंडिंग कहाँ से आती है इसमें, इस देखो प्रोग्राम के लिए फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% और 25% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं उनके लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देता है। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है केवल। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो, इसने अभी देखो चेंज किया है इसके नॉमिनेशन में। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, उसके लिए नॉमिनेशन कैसे होना चाहिए उस प्रोसेस में चेंज किया है। क्या चेंज किया और अभी क्या है वो जानेंगे। पहले जान लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड हैं क्या, कैसे पुरस्कार हैं ये। देखो एक साहित्य अकेडमी बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में, वो अवार्ड देती है एनुअली हर साल। कितनी लैंग्वेज में, 24 लैंग्वेज में। तो इंडिया की ये नेशनल अकेडमी है जो बुक पब्लिश करता है 24 लैंग्वेज में, उनको दिया जाता है। 22 लैंग्वेज तो वो हैं जो हमारे संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में मेंशन है, प्लस 2 लैंग्वेज और हैं, इंग्लिश और राजस्थानी। तो ये 24 लैंग्वेज में कोई बुक पब्लिश करता है तो उसको ये साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें देखो हर एक लैंग्वेज के लिए 4 अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 96 अवार्ड दिए जाते हैं। सिलेक्शन कैसे किया जाता है कि कौन से लेखक को, राइटर को दिया जाएगा। इसमें देखो हर एक भाषा से एक एक्सपर्ट लिया जाता है। जैसे 24 रीजनल लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है तो 24 भाषाओं से एक राइटर चूज किया जाएगा। अब वो राइटर की एक्सपर्ट कमेटी बनेगी, अब वो मेंबर सजेस्ट करेंगे। हर एक मेंबर क्या है 200 नाम सजेस्ट करेगा। अब 200 नाम हर एक मेंबर करेगा, टोटल हो जाएंगे 4800। अब इनमें से 200 नाम्स में से 50 फाइनलाइज करेगी एक्सपर्ट कमेटी। अब उन 50 में से फिर 5 चूज करेगी, बेस्ट 5 कौन होंगे, उन बेस्ट 5 में से फिर फाइनली 1 चूज करेगी। तो इस तरह से नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कि किसको अकेडमी अवार्ड देना है। लेकिन चेंज क्या क्या है, चेंज ये क्या है, अभी ओपन नॉमिनेशन प्रोसेस कर दिया है। अब देखो कोई भी राइटर है, लेखक है या कोई भी पर्सन है, अपना भी नाम सजेस्ट कर सकता है और किसी दूसरे का भी कर सकता है। जैसे देखो अभी होता है ना पद्म श्री अवार्ड होते हैं, जो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो ये अवार्ड है, इनके लिए क्या है नॉमिनेशन कोई भी कर सकता है, अपने खुद के लिए भी दूसरे पर्सन के लिए भी। तो इसी तरह से अभी नॉमिनेशन कर पाएंगे, किसी की भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अभी के प्रोसेस में कंसर्न क्या थी, अभी का जो प्रोसेस है देखो, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। मतलब जो मान लो किसी नेता के लीडर है, कोई मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मान लो कोई साथी है, हो सकता है उसके साथ मतलब थोड़ा सपोर्ट कर दे, फेवर कर दे उसका, इस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो इसलिए ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस है थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसीजन फर्मेंटेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कर्नाटक में एक प्लांट है, मतलब एक कंपनी है ये समझ लो,
R2 नाम से, जो बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो प्रिसीजन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके वहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या है ये प्रिसीजन फर्मेंटेशन। देखो हिंदी में बोलते हैं इसको सटीक किण्वन। प्रिसीजन का मतलब सटीक और फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन। तो ये क्या है किण्वन फर्मेंटेशन, प्रिसीजन फर्मेंटेशन। देखो इसमें प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मान लो कोई लाइव स्टॉक है, कोई मान लो भैंस है, गाय है, उसके दूध में प्रोटीन मिलता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो हमें गाय भैंस नहीं पालनी है, अब हमें ये प्रोटीन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए ये आर्टिफिशियल एक मेथड है, प्रोसेस है, जिसके जरिए बनाया जाता है प्रोटीन। ये मेथड क्या है और इसमें नुकसान क्या है अभी नेचुरल में जो हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं? देखो नुकसान ये है, जैसे गाय भैंस पालेंगे हम, लाइव स्टॉक पालेंगे, उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, लैंड भी उसमें यूज होती है, और एनिमल क्रूअल्टी भी देखने को मिलती है। जब देखो एज हो जाती है गाय भैंस की तो उनको काट दिया जाता है कि नहीं? इसमें एनिमल क्रूअल्टी देखने को मिलती है। तो इस सारे प्रोसेस को, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए, लैंड को कंजर्व करने के लिए, एनिमल क्रूअल्टी को डिक्रीज करने के लिए, इसलिए आर्टिफिशियल मेथड अपनाया जाता है कि प्रोटीन बनाने के लिए, और वो मेथड है प्रीसीजन फर्मेंटेशन। क्या किया जाता है इसमें? इसमें देखो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है। अब इसमें क्या है, देखो गाय भैंस में जो दूध में प्रोटीन होता है उसके में, अब वो प्रोटीन किस जीन की वजह से बनता है? अगर वो जीन की इन्फॉर्मेशन ले लें हम, उस जीन की इन्फॉर्मेशन लेके और उस माइक्रोब में डाल दें, बैक्टीरिया में या किसी वायरस में, उसमें डाल दें, अब उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दी, अब उसकी इन्फॉर्मेशन लेके ये बैक्टीरिया वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाएगा जो दूध में पाया जाता है, या किसी और लाइफ स्टॉक जो है एनिमल, किसी में भी पाया जाता है, वो प्रोटीन जो हमें चाहिए वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर देगा ये। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। कैसे लिखोगे? प्रिसीजन फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जाता है। माइक्रोब्स को जेनेटिक इंस्ट्रक्शन दे के तब प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये प्रोसेस है सारा जो बहुत सारे प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, जो हमारे देखो खाने के लिए यूज हो सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में, कॉस्मेटिक्स में, फूड में, या फिर मिल्क प्रोटीन है वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो चीज़ में पाया जाता है, पनीर में, वो मतलब किया जा सकता है प्रोड्यूस, या ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, माँ के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं इसमें, मतलब परेशानियाँ हैं। क्या हैं? देखो ये जो मेथड है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है इसमें। ट्रेडिशनल मेथड है, देखो गाय भैंस पाली, दूध आ गया, उससे प्रोटीन निकाला, उससे दवाई ववाई बन जा सकती हैं, लोग दूध भी पी सकते हैं और चीज़ भी बना सकते हैं, कुछ भी उससे प्रोसेस हो सकता है, वो कम कॉस्टली है कंपेरेटिवली इसके। तो ये इसके लिए परेशानी है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू ओशन इवेंट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसए के टॉपिक में अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप ये लिख सकते हो। देखो एक नई स्टडी हुई है, अध्ययन हुआ है, कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अध्ययन किया है, उसमें ये पाया ब्लू ओशन इवेंट हो रहा है। क्या है ब्लू ओशन इवेंट? देखो एक ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें आर्कटिक ओशन है वो समर के दौरान, मतलब गर्मी के दौरान आइस फ्री बन जाएगा। देखो जो अभी गर्मी में आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूरज की रेज कम पहुँचती हैं, टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, तो ये जैसे यहाँ पे सूरज की किरण आती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। जब ये रिफ्लेक्ट कर देगी तो क्या होगा, सूर्य की जो किरण से हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे बर्फ़ और जमी रहेगी। लेकिन स्टडी में ये पाया गया कि 2050 आते आते ये समर सीजन में आर्कटिक ओशियन है आइस फ्री हो जाएगा, यहाँ पे बर्फ़ जमेगी नहीं, बर्फ़ ही ख़त्म हो जाएगी गर्मियों में, सर्दियों में रहेगी। अब यहाँ पे जो बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस वजह से हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। अब इसकी वजह से और नुकसान क्या होगा? देखो जो ये बर्फ़ थी ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती थी, तो यहाँ पे ठंडा रहता था। जब बर्फ़ पिघल जाएगी,
एक तो बर्फ़ के अंदर जो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस जैसे CH4 मीथेन जमा है, जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी मीथेन बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जो ये रिफ्लेक्ट करती थी यहाँ से सूरज की किरणों को, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि बर्फ़ है ही नहीं। तो जब बर्फ़ है नहीं तो यहाँ पे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा होगा। तो ये इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ देखो वन लाइनर टॉपिक हैं, यही थे टॉपिक, तो कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं। जैसे देखो एक बेकी रिवर न्यूज में थी, बेकी रिवर। ये बेकी रिवर देखो भूटान से निकलती है, भूटान से। और भूटान में इसको ना कुरीसी नाम से भी जाना जाता है, कुरीसु, कुरीसु, कुरीसु रिवर के नाम से भी जाना जाता है बेकी रिवर को। ये भूटान से निकल के आती है असम में, और ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो उसमें जाके मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा की ये ट्राइब्यूटरी है, अभी रिसेंटली न्यूज में थी। अम्बुबाची मेला न्यूज में था, अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है ये अम्बुबाची मेला। ये अम्बुबाची मेला कहाँ पे मनाया जाता है? ये देखो हिंदू कम्युनिटी का एक फेयर है, एनुअली मनाया जाता है। असम में देखो कामाख्या टेम्पल है, वहाँ पे मनाया जाता है ये कामाख्या टेम्पल, वहाँ पे मनाया जाता है। कामाख्या टेम्पल असम की नीलाचल हिल्स में है, नीलाचल, नीलाचल की पहाड़ियाँ हैं, हिल्स, वहाँ पे ये बना हुआ है कामाख्या टेम्पल। वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है अम्बुबाची मेला हर साल। एक देखो सरमट नाम की मिसाइल न्यूज में थी। ये मिसाइल किसकी है? ये रसिया की है, रूस की, रूस ने बनाई है, रसिया ने बनाई है सरमट मिसाइल। इसकी रेंज कितनी है? 18,000 किलोमीटर की रेंज है। मतलब रसिया चाहे तो अपने लैंड से पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है इस मिसाइल से, कहीं पे भी, मतलब किसी भी कोने में इस मिसाइल से अटैक कर सकता है। क्योंकि आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी है, लगभग कितनी है? 6,370 रेडियस, त्रिज्या। और इसका व्यास यानी कि डायमीटर दुगना कर दो इसका, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 12,740 किलोमीटर। तो इसकी रेंज कितनी है? 18,000 किलोमीटर। तो ये सोचो रसिया भले ही यहाँ है, किसी भी कोने में अर्थ के मार सकता है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे। कॉन्टिनेंट को महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में, 7 कॉन्टिनेंट आपको पता है, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो किसी भी कॉन्टिनेंट पे ये मार सकता है, इवन अंटार्कटिका पे भी। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट पे मार कर सकती है, उस मिसाइल को बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बालिस्टिक मिसाइल। जो बालिस्टिक मिसाइल है वो कैसी होती है? पहले देखो इसको ऊपर ऊपर इसे भेजते हैं, बिल्कुल स्टिक 90 डिग्री में। ये 90 डिग्री पे जाके क्या करती है, ये फिर इस तरह से जाके इसका ट्रेजेक्ट्री होती है, जैसे ये यहाँ से मिसाइल गई ऊपर और फिर जाके इस तरह से अपने टारगेट को हिट करती है। तो ये एक लूप बन जाता है इसका, इसको बोलते हैं बालिस्टिक। एक होती है डायरेक्टली, जैसे ये मान लो टारगेट यहाँ पे हिट करना है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ए से बी पे हिट करना, तो डायरेक्टली हिट करेगा, डायरेक्टली। और ये करता है पहले ऊपर जाता है फिर जाता है, तो इसको बोलते हैं बालिस्टिक मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है इसमें। एक देखो ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन न्यूज में है ये टर्म। तो ये क्या है ट्रिप्टोफन? ये देखो एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं अमीनो एसिड। तो एक अमीनो एसिड है, किस लिए ज़रूरी होता है ये देखो जो इन्फेंट होते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है ट्रिप्टोफन। उनकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है नेचुरली, तो ये बाहर से हमें खाने में देना पड़ता है बच्चे के। देखो 6 महीने तक तो बच्चा जो होता है उसको माँ के दूध से सब कुछ मिल जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद उसे और भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो और भी खाने में ये दिया जाता है। जैसे माँ के दूध के अलावा जैसे गाय भैंस का दूध हो गया, या फिर उसे हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट वगैरह, सोयाबीन, प्रोटीन के लिए दाल, ये सब कुछ दिया जाता है। और इनमें अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफन, जो उसकी नेचुरल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। एक देखो कैनारी आइलैंड न्यूज में था, कैनारी आइलैंड। ये जो कैनारी द्वीप है, आइलैंड कहाँ पे है? ये देखो, ये मैप कहाँ गया यार, ये रहा मैप है ना,
ये वाला, ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशन पता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ पे देखो ये स्पेन कंट्री दिखाई दे रही है आपको, स्पेन। यहाँ देखो ये है कनारी आइलैंड, ये स्पेन का आइलैंड है, स्पेन की टेरिटरी है कनारी आइलैंड, अटलांटिक ओशन में है। ये न्यूज में था, कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। और देखो यहाँ पे जो कोल्ड करंट आती है ऊपर से नीचे, कोल्ड करंट, करंट का मतलब यहाँ पे वो बिजली वाला करंट नहीं है, समुद्री धाराओं की बात कर रहे हैं हम, समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं या ओशियन करंट, इंग्लिश में ओशियन करंट, हिंदी में समुद्री धाराएं क्या होती हैं। देखो समुद्र के सरफेस पे पानी का बहना ही, धीरे धीरे जो पानी बहता रहता है उसी को हम बोलते हैं ओशियन करंट, ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इसे ही बोलते हैं हम ओशन करंट। तो ये कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है, ठंडी समुद्र जलधारा है जिसका नाम है कनारी ओशन करंट, इसके नाम पे ही रखा गया, कैनारी आइलैंड के नाम पे, क्योंकि ये बहती है यहाँ से ऊपर से, पोल से आती है इक्वेटर की तरफ, तो ये कोल्ड करंट है। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। तो यही टॉपिक थे आज के।